नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। देखिए दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म या चपटे कर्मी इसमें आते हैं और इस संघ का नाम गेगेनबोर्न ने दिया। प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम किसने दिया? गेगेनबोर्न ने। इसके अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। कुछ एक जंतु स्वतंत्र जीवी या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, फ्री स्विमर्स होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, स्वच्छ जल में भी, और समुद्री जल में भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जीव परजीवी ही होते हैं। इनकी प्रकृति या नेचर सॉलिटरी या एकल प्रकार की होती है। ये समूह में ज्यादा नहीं रहते, अकेले ही रहते हैं। और जनन स्तर त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आपको याद होगा, अगर हम बात करें सभी फाइलम में, तो पहली बार त्रिस्तरीय जनन स्तर, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर किसमें पाई जाएगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इससे पहले अगर आप बात करें टीनोफोरा की, तो उसमें दो लेयर होगी, बीच में अरेखित पेशियों का स्तर था, इसलिए ऐसा लग रहा था ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन वास्तव में डिप्लोब्लास्टिक ही थे। बाकी सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा तो डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। पहली बार त्रिस्तरीय जनन स्तर किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनकी समिति द्विपार्श्व समित या बायलेटरल सिमेट्री होती है। दोस्तों, अगर सिमेट्री की भी बात करें तो सिलेंट्रेटा में होगी रेडियल सिमेट्री, अरीय समिति, और सिलेंट्रेटा का ही जीव सी एनिमोन एडम्सिया, इसमें बायरेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा के जीवों में बायरेडियल सिमेट्री, और यहां पर पहली बार बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समित किसमें पाई जाएगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में। अगर शारीरिक संगठन बोला जाए तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड प्रकार का, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। ये देखिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हमने सीलोम के बारे में पढ़ा था, आपको अच्छे से बताया था, प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट होते हैं, अदेहगुईय होते हैं। देह भित्ति बॉडी वॉल और आहारनाल एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्थान मीजोडर्म के द्वारा निर्मित उत्तक से भरा रहता है, और इस उत्तक को कहते हैं पेरेन्काइमा। मीजोडर्म से भरा रहता है, इसलिए इसको मीजेनकाइमा भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में देह गुहा नहीं पाई जाती, सीलोम नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट का मतलब है कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच मीजोडर्म से बना एक फ्लूइड भरा रहेगा, तरल भरा रहेगा, जिसको पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा कहते हैं। देह भित्ति पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप इससे कनेक्ट करें। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अधिकांश जीवी परजीवी होते हैं। अब परजीवी होंगे तो किसी दूसरे जीव के आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे, तो वहां पर इनका पाचन नहीं हो जाए, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइमों से बचाने के लिए इनके शरीर पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में अगली महत्वपूर्ण बात है, इनका शरीर सामान्यतः खंडित होता है, अखंडित, यहां पर खंडित नहीं, अखंडित, असेगमेंटेड बॉडी। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में सेगमेंटेशन या खंडी भवन नहीं पाया जाएगा। इसका अपवाद है फीताकर्मी। फीताकर्मी में आभासी खंडी भवन या सूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। और फीताकर्मी किस क्लास का सदस्य है? सेस्टोडा का। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव असेगमेंटेड होते हैं, अखंडित होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप क्लास सेस्टोडा का जीव फीताकर्मी, इनमें सूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। सूडो सेगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, यह भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो फीताकर्मी के अंदर
या क्लास सेस्टोडा में जो फीता कर्मी आता है उसके अंदर आभासी खंडीभवन होगा, बाकी प्लेटीहेल्मिंथीज में सेगमेंटेड बॉडी नहीं पाई जाएगी। अगर आप पाचन की बात करें, डाइजेशन की, तो इनमें पाचन बाह्य कोशिकीय होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के बारे में बात करें तो इनमें आहार नाल अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है माउथ प्रेजेंट होगा और एनस एब्सेंट होगी। लेकिन क्लास सेस्टोडा का जो जीव है जिसमें फीता कर्मी आते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट ही होती है। प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में आहार नाल या तो अपूर्ण होगी या अनुपस्थित होगी। क्लास सेस्टोडा के जीवों में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, क्योंकि क्लास सेस्टोडा के जीव पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। जब परजीवी होंगे तो दूसरों के शरीर के अंदर रहेंगे तो उन्हें खुद पाचन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्लास सेस्टोडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटीहेल्मिंथीज के जीव अखंडित या असेगमेंटेड होते हैं, लेकिन सेस्टोडा का जो फीता कर्मी है, जिसमें फीता कर्मी आएगा, उसमें सूडो सेगमेंटेशन या आभासी खंडीभवन। पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य कोशिकीय, इसकी शुरुआत तो सीलेंट्रेटा में ही हो गई थी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो प्लेटीहेल्मिंथीज में तो पूर्ण रूप से बाह्य कोशिकीय पाचन की शुरुआत हो जाती है। आहार नाल या तो अपूर्ण होगी, अपूर्ण का मतलब केवल मुख होगा, गुदा नहीं पाई जाएगी। लेकिन क्लास सेस्टोडा में जिसमें फीता कर्मी आता है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथीज की किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है? सेस्टोडा। प्लेटीहेल्मिंथीज की किस क्लास में सूडो सेगमेंटेशन या आभासी खंडीभवन पाया जाता है? सेस्टोडा। बाकी क्लास के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जितने भी पैरासाइट है उनकी बॉडी वॉल पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाएगी, ताकि पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैरासाइट को आसानी से नहीं पचा पाए। एसिलोमेट आप जानते ही हैं। शारीरिक संगठन प्लेटीहेल्मिंथीज में टिश्यू ऑर्गन उत्तक भी है और अंग भी बनना शुरू हो गए। समिति द्विपार्श्व समिति या बायलैटरल सिमेट्री, प्रकृति सॉलिटरी या एकल ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ज्यादातर पैरासाइट, कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं जो स्वच्छ और समुद्री जल में रहते हैं। और प्लेटीहेल्मिंथीज में फ्लैट वर्म्स आते हैं, चपटे कृमि आते हैं, और ये प्लेटीहेल्मिंथीज नाम गेगनबोर ने दिया। प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। इनमें सीलिया, सकर्स या चूसक अथवा हुक्स पाए जाते हैं। सकर्स, सीलिया और हुक्स। प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में सीलिया पाए जाएंगे, चूसक पाए जाएंगे और कांटे या हुक्स पाए जाते हैं। जनरल सी बात है जो आपको याद रखनी है। श्वसन, रेस्पिरेशन शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा होता है। ये देखिए, डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। वैसे अभी तक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यहाँ तक श्वसन के लिए कोई विशेष अंग विकसित नहीं हुए हैं। डिफ्यूजन के द्वारा त्वचा से ही रेस्पिरेशन होता है। एक बात याद रखें, इसमें जो एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें? एंडोपैरासाइट में। वे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट है। एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। अगर बात करें एक्सक्रेशन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा, यह एक सेल है, फ्लेम सेल, जिसे ज्वाला कोशिका या सिका कोशिका भी कहते हैं। और ये बहुत बार पूछा जाता है। प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में
उत्सर्जन एक्सक्रेशन किस सेल के द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका के द्वारा। और ये फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका एक्सक्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन, उत्सर्जन और परासरण नियमन दोनों काम करती है। अगर आप बात करें प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में, तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, और अमोनिया जो उत्सर्जित करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जनरली उनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया ही होता है, और ये सब सामान्यतः अमोनोटैलिक होते हैं। तो ये याद रखें। फ्लेम सेल्स यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लेम सेल से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी है। अनेक ज्वाला कोशिकाएं मिलकर सोलेनोसाइट बनाती है। अनेक फ्लेम सेल्स मिलकर सोलेनोसाइट बनाती है, और ये सोलेनोसाइट्स किसमें पाई जाती है? सीफेलोकोर्डेटा में। आगे हम पढ़ेंगे तो सीफेलोकोर्डेटा में जब हम एक्सक्रेशन पढ़ेंगे तब एक शब्द बोलेंगे सोलेनोसाइट, और ये सोलेनोसाइट स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलके बनी है? फ्लेम सेल्स के आपस में मिलने से। और फ्लेम सेल्स में एक्सक्रेशन प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में होता है। तो ध्यान से देखिए, अकेली फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथीज, अनेक फ्लेम सेल्स मिलकर सोलेनोसाइट किसमें? सीफेलोकोर्डेटा में। तो सोलेनोसाइट्स किसमें पाई जाएंगी? सीफेलोकोर्डेटा में। और सोलेनोसाइट्स क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स। अब आपको तंत्रिका तंत्र के या नर्वस सिस्टम के बारे में भी सोचना है, और प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र सिड्डी नुमा पाया जाता है। इसमें से जो ये लाइनें हैं या तंत्रिकाएं हैं, इनको कहते हैं लेटरल नर्व्स या पार्श्व तंत्रिका, और ये लाइंस है, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व या अनुप्रस्थ तंत्रिका। प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में सिड्डी नुमा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ये खड़ी लाइनें लेटरल नर्व और ये आड़ी पड़ी अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स नर्व है, और ये दिखता कैसा है? सिड्डी नुमा। परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथीज में एब्सेंट होता है। वैसे देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक किसी भी फाइलम में हमने बात नहीं की है। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र फाइलम एनेलिडा में पाया जाएगा। उससे पहले जो भी फाइलम है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट ही होगा। तो यहाँ प्लेटी हेलमिंथीज है तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये जो जीव होते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके गोनेड्स या जनन अंग सुविकसित होते हैं। और निषेचन याद रखना है, फर्टिलाइजेशन प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, और पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। प्लेटी हेलमिंथीज के जीवों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। सिड्डी नुमा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जो एक्सक्रेशन है वो फ्लेम सेल्स के द्वारा, और फ्लेम सेल्स का ग्रुप होता है सोलेनोसाइट्स, जो सीफेलोकोर्डेटा में आगे हम पढ़ेंगे पाई जाएंगी। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, इसलिए अमोनोटैलिक। फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका या शिखा कोशिका आपको अच्छे से याद रखनी है। जितने भी एंडोपैरासाइट है प्लेटी हेलमिंथीज में, उनमें रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन होता है, और श्वसन शरीर की सामान्य सतह से होता है। हेलमिंथीज के सदस्यों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, क्योंकि ज़्यादातर सदस्य परजीवी होते हैं, और जब परजीवी होंगे तो किसी परपोषी या होस्ट के शरीर में ही होंगे, और होस्ट के शरीर में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो टाइप है वो ये भी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पर निषेचन। पर निषेचन में नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर विकसित होते हैं, इस कारण से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है।
आपसे कोई पूछे कि प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल गोनेट्स जो है वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का टाइप हो गया इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर बात करें परिवर्धन या डेवलपमेंट की तो वो होगा इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट या परिवर्धन। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा अवस्था पाया जाना, और प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में अनेक प्रकार की लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। जो चपटे कृमि हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पाया जाता है, और कौन सी विधि द्वारा? अनुप्रस्थ द्विविभाजन द्वारा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैटवर्म में। डेवलपमेंट कौन सा होगा? इनडायरेक्ट, और अनेक लार्वा अवस्थाएं होंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्लेटीहेल्मिंथीज के जीवों में रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, इसकी क्षमता विशेष तौर पे प्लेनेरिया में सबसे शानदार पाई जाती है। प्लेनेरिया के छोटे से टुकड़े से भी नए प्लेनेरिया का निर्माण हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जो किस फाइलम में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिंथीज में। और रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, कौन से रिप्रोडक्शन में रखा जाता है इसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए, अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज के वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की। किसी भी फाइलम का वर्गीकरण हो, उसके आधार के बारे में अगर बात करें तो प्लेटीहेल्मिंथीज के वर्गीकरण का आधार है जनरल स्ट्रक्चर या सामान्य संरचना। इसकी 3 क्लास है। पहली क्लास है टर्बिलेरिया, दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा, और तीसरी क्लास है सेस्टोडा। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है सामान्य संरचनाओं के आधार पर: टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया में मुक्त जीवी और जलीय जीव आते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्लेटीहेल्मिंथीज में ज़्यादातर परजीवी आते हैं, पैरासाइट आते हैं, लेकिन इसकी एक क्लास है टर्बिलेरिया जिसमें मुक्त जीवी या फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, और जलीय। इनका शरीर चपटा और कुछ लंबा होता है। क्लास 2 जो है वो है ट्रिमेटोडा। ये ट्रिमेटोडा के सदस्य कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इनका शरीर पत्तीनुमा या लीफ लाइक होता है, और इनमें 2 सकर्स या चूषक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है सेस्टोडा। क्लास सेस्टोडा में जो जीव होंगे वो कशेरुकी प्राणियों की आहारनाल में अंतःपरजीवी के रूप में होंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, टर्बिलेरिया के जीव मुक्तजीवी, ट्रिमेटोडा के जीव कशेरुकियों पर परजीवी, और सेस्टोडा के जीव अंतःपरजीवी। देखिए, इनका शरीर चपटा और कुछ लंबा, ये लीफ लाइक और ये फीतेनुमा, और ये एंडोपैरासाइट भी होते हैं। इनमें सकर्स के साथ साथ हुक्स भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 प्रकार की क्लास है: टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। फीतेनुमा, पत्तीनुमा, चपटा और लंबा, मुक्तजीवी, कशेरुकियों पर परजीवी, और कशेरुकी प्राणियों की आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल में अंतःपरजीवी। इसमें सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं। इसमें 2 सकर्स पाए जाएंगे, और इसमें मुक्त जीवी होते हैं, इसलिए चूसकांग या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 3 क्लास के बारे में, और इसी क्लास टर्बिलेरिया में कौन पाया जाता है? प्लेनेरिया, जिसमें सबसे शानदार रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज को 3 क्लास में बांटा गया है: टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। ध्यान से देखिए, पहली बात, टर्बिलेरिया में जो जीव आते हैं वो असेगमेंटेड, अखंडित। मैंने आपको बताया था
कि प्लेटीहेल्मिंथीज के जीव अखंडित होते हैं, ट्रिमेटोडा के भी अखंडित, लेकिन अपवाद स्वरूप सेस्टोडा सदस्य जो है वो आभासी खंडी भवन या इनमें पाया जाता है सूडो सेगमेंटेशन। सूडो सेगमेंटेशन आभासी खंडी भवन किस में पाया जाता है? सेस्टोडा क्लास में। और बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि प्लेटीहेल्मिंथीज में एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल या तो इनकम्प्लीट होगी या एब्सेंट ही होगी। तो टर्बिलेरिया क्लास में आहार नाल इनकम्प्लीट, ट्रिमेटोडा में भी अपूर्ण या इनकम्प्लीट, सेस्टोडा में आहार नाल होती ही नहीं है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, यहां पर आहार नाल अनुपस्थित इसलिए है कि सेस्टोडा के जो जीव है वो ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। अगर बात फर्टिलाइजेशन या निषेचन की करें तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास टर्बिलेरिया के जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं, और जब ये स्वतंत्र जीवी होंगे और ये बाकी परजीवी होते हैं, तो परजीवी में तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, आंतरिक होगा, लेकिन इसमें बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो क्लास टर्बिलेरिया में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन पाया जाता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा। इन दोनों क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फिर देखो, बात अगर मुख की जाए तो एक बात समझो, जब आहार नाल है ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, तो मुख भी एब्सेंट होगा। इन दोनों में अपूर्ण है, अपूर्ण आहार नाल का मतलब है मुख तो है लेकिन एनस नहीं है। तो टर्बिलेरिया का जो मुख है वो अधर भाग में होता है, वेंट्रल भाग में होता है, और ट्रिमेटोडा का मुख शीर्षस्थ भाग में होता है, अग्रस्थ भाग में होता है, एंटीरियर भाग में होता है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वहां तो एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, तो माउथ है ही नहीं। इन दोनों में एलिमेंट्री कैनाल अपूर्ण है, मतलब माउथ है, एनस नहीं है। टर्बिलेरिया में माउथ वेंट्रिकल या अधर होता है और ट्रिमेटोडा में अग्रस्थ या इंटीरियर होता है। ग्रसनी की बात करें तो टर्बिलेरिया में जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, वो प्रोट्रूजिबल होती है। प्रोट्रूजिबल का मतलब है जिसको बाहर निकाला जा सके। इन दोनों क्लास में ग्रसनी एब्सेंट होती है। एक और बात, पोली एम्ब्रियोनी या भ्रूण जनन, दो वर्ड है, बहुभ्रूणता व भ्रूण जनन, ये परजीवियों का महत्वपूर्ण लक्षण है, और ये दोनों क्लास में परजीवी आते हैं, इसलिए इन दोनों क्लास में बहुभ्रूणता और भ्रूण जनन पाया जाता है। लेकिन टर्बिलेरिया में परजीवी नहीं आते, इसलिए इसमें एब्सेंट होता है पोली एम्ब्रियोनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। एक और बात, इसमें लार्वा एब्सेंट, और इन दोनों क्लास में लार्वा प्रेजेंट होता है। कंपैरेटिव स्टडी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आया तो इन क्लासेस के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक एक बात कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको अच्छे से बताई है, अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं है, बार बार आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे। देखिए, टर्बिलेरिया स्वतंत्र जीवी है और इसमें जो जीव आता है उसका नाम है प्लेनेरिया। याद कीजिए, प्लेनेरिया में सबसे शानदार रीजनरेशन होता है, और प्लेनेरिया का ही दूसरा नाम है डुगेशिया। क्लास ट्रिमेटोडा में एक जीव है फैसियोला और दूसरा जीव है सिस्टोसोमा। फैसियोला को कहते हैं लीवर प्लूक, यकृत कृमि, और सिस्टोसोमा को कहते हैं ब्लड प्लूक, रक्त कृमि। उदाहरण है, याद रखना है। सेस्टोडा में जो जीव है उनमें आते हैं टीनिया, एक है टीनिया सोलियम जो सुअर के मांस के द्वारा फैलेगा, एक है टीनिया सेजिनेटा जो गोमांस के द्वारा फैलेगा, गाय के मांस के द्वारा। देखो,
टीनिया सोलियम सुअर के मांस के द्वारा, इसको पोर्क वर्म भी कहते हैं। टीनिया सेजिनेटा ये गोमांस के द्वारा फैलता है। इकाइनोकोकस कुत्ता फीता कृमि कहते हैं इसको, क्योंकि ये कुत्ते के अंदर एंडोपैरासाइट होता है, अंतःप्रजीवी होता है। सबसे छोटा फीता कृमि किसको कहा जाता है? इकाइनोकोकस को, याद रखना है ये बात। डाइफाइलोबोथ्रियम ये भी एक फीता कृमि है। देखिए, टर्बिलेरिया चपटा और लंबा, ट्रिमेटोडा लीफ लाइक पत्ती जैसा, और सेस्टोडा फीथे जैसा, इसलिए इनको फीता कृमि कहते हैं। और सबसे बड़ा फीता कृमि का नाम है डाइफाइलोबोथ्रियम, एक ही नाम है ये, डाइफाइलोबोथ्रियम। और ये क्या है? सबसे बड़ा फीता कृमि। ये था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की 3 क्लास के बारे में क्लियर कट जानकारी, जो आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने में मदद करेगी। 3 क्लास, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। स्वतंत्र जीवी ये दोनों परजीवी, वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों पर। सेस्टोडा में स्यूडो सेगमेंटेशन, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं। वहां पर आरनाल नहीं होती, इधर आरनाल होती है लेकिन इनकम्प्लीट, केवल माउथ होगा। इसमें जो माउथ होगा वो अधर भाग में और इसमें अग्रस्थ भाग में। ट्रिमेटोडा के सदस्य हैं लीवर प्लूक जिसको फैशियोला, सिस्टोसोमा को कहते हैं ब्लड प्लूक। सबसे छोटा फीता कृमि कुत्ता फीता कृमि या इकाइनोकोकस, और सबसे बड़ा फीता कृमि डाइफाइलोबोथ्रियम। दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसकी जो क्लास है ट्रिमेटोडा। पहली क्लास टर्बिलेरिया है और उसके बारे में आपको प्लेनेरिया ध्यान में रखना है, जिसमें बेहतरीन रीजनरेशन पाया जाता है। उसके बाद ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा के अंदर है फैशियोला। एग्जाम में इस फैशियोला से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैशियोला के बारे में अच्छे से आप जानकारी रखें। अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज से सही से क्वेश्चन बनेगा तो फैशियोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फैशियोला को यकृत कृमि भी कहते हैं, लीवर प्लूक भी कहते हैं, और ये भेड़ में रोग करता है, इसलिए सिप लीवर प्लूक। भेड़ के लीवर का कृमि है, भेड़ लीवर कृमि है फैशियोला। लीवर में रोग करता है इसलिए इसको फैशियोला हिपेटिका भी कहते हैं। हेपेटिक शब्द लीवर से रिलेटेड है, तो फैशियोला हिपेटिका लीवर प्लूक है और भेड़ में करता है इसलिए सिप लीवर प्लूक। ये जो फैशियोला हिपेटिका है ये पैरासाइट होता है द्विपोषदीय, और द्विपोषदीय को कहते हैं डाइजेनिक। ऐसे पैरासाइट या परजीवी जिनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है डाइजेनिक या द्विपोषदीय कहलाते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी होस्ट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट। प्राथमिक और द्वितीयक परपोषी। द्वितीयक वाले को ही इंटरमीडिएट भी कहते हैं, मध्यवर्ती होस्ट। देखिए, फैशियोला हिपेटिका में सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इसका प्राइमरी होस्ट सिप है, भेड़ है। प्राइमरी भेड़ है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये फैशियोला हिपेटिका का प्राइमरी होस्ट भेड़ है। सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट को ही इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती होस्ट कहते हैं, और इसका सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट है घोंगा या स्नेल। देखिए, इस घोंगे के 2 वंश होते हैं, 2 जीनस होते हैं, लिम्निया और प्लेनोर्बिस। लिम्निया और प्लेनोर्बिस। लिम्निया और प्लेनोर्बिस 2 जीनस है स्नेल या घोंगा के। घोंगा सिप लीवर प्लूक का सेकेंडरी होस्ट है। वैसे एक तरीका यह भी है, देखिए, फैशियोला हिपेटिका को क्या कहते हैं? लीवर प्लूक। किस में रोग करता है? भेड़ में।
इसलिए भेड़ ही क्या है, याद रखने का तरीका है प्राइमरी होस्ट। सिप लिवर प्लूक, इसलिए सिप या भेड़ ही प्राइमरी होस्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इसी को लेकर पूछे जाते हैं। देखिए, तो स्नेल के दो जीनस लिमनिया और प्लेनोर्बिस। यहां पर आपको फैशियोला का डायग्राम दिख रहा है। ये माउथ है और माउथ के चारों तरफ ओरल सकर है। मुखीय चूस्कांग, यहां पर एक जेनाइटल पोर है, जनन छिद्र है। यह है वेंट्रल सकर, अधर चूस्कांग, और इसी को कहते हैं एसिटाबुलम। और नीचे उत्सर्जी छिद्र है, एक्सक्रेटरी पोर है। देखिए, इसी की इंटरनल स्ट्रक्चर बात करें तो ये माउथ या इसी को एंटीरियर सकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिमेटोडा के सदस्यों में माउथ जो होता है वो एंटीरियर होता है, टर्बिलेरिया में वेंट्रल। याद रखना पड़ेगा। तो माउथ की तरफ है, इसलिए इसको माउथ ही एंटीरियर होता है, अग्रस्त होता है, तो एंटीरियर सकर, ये ग्रसनी। और इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे बाइफर्केट या द्विशाखित होती है, और यहां पर है एक और सकर, एसिटाबुलम या वेंट्रल सकर। आप जानते हैं कि ट्रिमेटोडा के सदस्यों में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, जिसमें माउथ होगा लेकिन एनस नहीं होगी। एसिटाबुलम, द्विशाखित आंत, ग्रसनी, एंटीरियर सकर, वास्तव में उसी को क्या कहते हैं, ओरल सकर, माउथ, जनन छिद्र, वेंट्रल सकर और उत्सर्जी छिद्र। ये ध्यान से देखिए। सकर्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये है मेड अप ऑफ मसल्स। ये जो चूस्कांग है या सकर्स है, ये किसके बने होते हैं, मसल्स या मांसपेशियों की। अब हम बात कर रहे हैं फैसियोला हेपेटिका या लीवर प्लूक के लाइफ साइकिल के बारे में। बिल्कुल सटीक जानकारी है दोस्तों। क्लासिफिकेशन के जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूं, इस तरीके से चीजें यहां पर लिखी हुई है कि आपको स्मूथली याद हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, फालतू की कोई चीजें नहीं है कि जबरदस्ती आपको चीजें बताई जा रही है और लेंदी बनाया जा रहा है। इसलिए क्लासिफिकेशन पर अगर आपको कमांड बनानी है तो प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखो और उसके नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। आइए लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका, यहां से शुरू करते हैं, भेड़ से, सिप से। भेड़ के अंदर जो अपचित खाद्य होता है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ फैसियोला के अंडे बाहर आते। कहने का मतलब एक एडल्ट, एक वयस्क लीवर प्लूक अंडे देगा और ये अंडे भेड़ के अपचित खाद्य के साथ भेड़ के शरीर से बाहर आ जाएंगे। ये एडल्ट लीवर फ्लूक किसके अंदर रह रहा है, भेड़ के अंदर। अभी साइकिल पूरा होगा तो चीजें आपको समझ में आएगी। तो आप यहां से शुरुआत करें कि भेड़ के अंदर जो अपचित खाद्य है उससे फैसियोला के अंडे बाहर, और ये तालाब या झील के जल में प्रवेश कर जाते। और तालाब के अंदर इसका जो प्रथम लार्वा बनता है, फर्स्ट लार्वा, वो है मिरासीडियम। फर्स्ट लार्वा मिरासीडियम। ये जो मिरासीडियम है ये स्नेल के लिए संक्रामक होता है। पहला सवाल, फैसियोला हेपेटिका की कौन सी अवस्था स्नेल के लिए संक्रामक होती है? मिरासीडियम, प्रथम लार्वा भी कहते हैं। स्नेल कौन सा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट, द्वितीय पोषक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी होस्ट को संक्रामक या संक्रमण करने वाली अवस्था कौन सी है? मिरासीडियम, क्योंकि सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल या घोंगा। मिरासीडियम स्नेल के लिए संक्रामक, स्नेल के शरीर में प्रवेश, और घोंगे के अंदर ये मिरासीडियम बनाता है स्पोरोसिस्ट,
और स्पोरोसिस्ट क्या बनाती है? रेडिया। रेडिया किस में बदल जाता है? सर्केरिया में। ध्यान से देखना, घोंगे के अंदर मिरासीडियम प्रवेश किया, मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट रेडिया में और रेडिया सर्केरिया में। ये सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर ये किस में बदल जाता है? मेटा सर्केरिया में। और ये मेटा सर्केरिया संक्रमित जल के द्वारा भेड़ को संक्रमित कर देता है। अब भेड़ कौन सा होस्ट है? प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला या संक्रमित करने वाली अवस्था है मेटा सर्केरिया। भेड़ को संक्रमित करने वाली अवस्था मेटा सर्केरिया, घोंगे को संक्रमित करने वाली अवस्था मिरासीडियम। पहली या फर्स्ट लार्वा है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर, और मेटा सर्केरिया भेड़ को इन्फेक्ट करेगी, संक्रमित करेगी और फिर ये भेड़ के अंदर जाके एडल्ट लिवर प्लूक बनाएगी जो फिर से अंडे देगा और ये साइकिल दोबारा चलेगा। यहां से आपको क्या याद रखना है? प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है? तो प्राइमरी होस्ट कौन है? भेड़। और भेड़ के लिए कौन है संक्रामक? मेटा सर्केरिया। सेकेंडरी होस्ट के लिए संक्रामक अवस्था कौन है? तो सेकेंडरी होस्ट कौन है? घोंगा। और घोंगे के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी है? मिरासीडियम। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन लार्वल स्टेज को क्रम से लिखो। तो फर्स्ट मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। देखिए, मिरासीडियम तालाब में आई, वहां पर बनी और मिरासीडियम स्नेल के अंदर प्रवेश कर गई, स्नेल से बाहर निकली, सर्केरिया बाहर निकली और सर्केरिया मेटा सर्केरिया में बदल गई। तो ये सब अवस्थाएं स्नेल के अंदर है, रेडिया, स्पोरोसिस, सर्केरिया, ये सब। और क्रम भी याद रखना है। देखो, मिरासीडियम, उसके बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये 5 स्टेज है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये स्नेल को और ये भेड़ को, ये मिरासीडियम है, ये मेटा सर्केरिया है। याद रखने का तरीका, मीनाक्षी शर्मा राजस्थान की सीएम है, जिसका भी नाम मीनाक्षी है खुश हो सकती है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया और क्लियर कट लाइफ साइकिल आपके सामने लिखी हुई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है, सर्केरिया स्नेल के शरीर के अंदर बनेगी, सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर आएगा और वो बदलेगा किसमें? मेटा सर्केरिया। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्नेल के शरीर से बाहर कौन आया? सर्केरिया। और सर्केरिया किस में बदला? मेटा सर्केरिया में। और संक्रमित जल के द्वारा ये भेड़ के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहां पर एडल्ट लिवर प्लूक में बदल जाएगा। लाइफ साइकिल, प्रत्येक लार्वा का क्रम। सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, स्नेल को संक्रमित करने वाला मिरासीडियम। प्राइमरी होस्ट है भेड़, भेड़ को संक्रमित करने वाला मेटा सर्केरिया। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ये ऑर्डर। और ये जानकारी, लिम्निया और प्लेनोर्बिस घोंगा के 2 जीनस है। प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, और लिवर प्लूक क्यों कहते हैं, और पूरा नाम फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका के बाद हम बात करते हैं टीनिया सोलियम की। दोस्तों, फैसियोला हिपेटिका क्लास ट्रिमेटोडा का सदस्य था, जो भेड़ में लीवर में रोग कर देता है, लिवर रोट या फैसियोलेसिस। इसमें यकृत काम करना बंद कर देता है। अब क्लास सेस्टोडा का सदस्य हैं टीनिया सोलियम। मैं उन्हीं जीवों के बारे में बात कर रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीनिया सोलियम किस क्लास का सदस्य हैं? सेस्टोडा का। टीनिया भी 2 प्रकार के, टीनिया सोलियम
सुअर के मांस से फैलता है और टीनिया सैजिनेटा गोमांस से फैलता है। अभी हम बात कर रहे हैं टीनिया सोलियम की। इसको कहते हैं द पोर्क टैप वर्म। टैप जैसा होता है, फीते जैसा होता है। वैसे सेस्टोडा के सदस्य फीते नुमाई होता है, इसलिए टैप वर्म। और पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। ये टीनिया सोलियम भी परजीवी है, द्विपोषदीय है, डाइजेनिक है। इसका भी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। यहां पर भी आपको ढंग से याद रखना है, प्राइमरी होस्ट है मानव और सेकेंडरी होस्ट है सुअर, पिग। प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट है सुअर। ये जो टीनिया सोलियम है, आप जानते हैं इसमें आवासीय खंडीभवन या स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। पोषण, मृतोपजीवी श्वसन, अवायवीय श्वसन मैंने बता रखा है। जो अंतः परजीवी है उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और निषेचन स्वनिषेचन होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक है स्कोलेक्स, दूसरा है गर्दन और तीसरा है स्ट्रोबिला। पहला क्वेश्चन तो यही, शरीर 3 भागों में, स्कोलेक्स, गर्दन और स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स देखिए, स्कोलेक्स के ऊपरी वाले भाग को रोस्टेलम और इसमें हुक की 2 पंक्तियां पाई जाती है। एक पंक्ति में 22 हुक होते हैं, तो 22 की 2 पंक्तियां, 22 × 2। और इधर इसी स्कोलेक्स में 4 सकर्स होते हैं। गर्दन के बारे में याद रखना है, टीनिया सोलियम में नए खंडों का निर्माण गर्दन से ही होता है और नए खंडों के निर्माण की प्रक्रिया को स्ट्रेबिलाइजेशन कहते हैं, स्ट्रोबिलाइजेशन। टीनिया सोलियम में नए खंडों का निर्माण कहां से होता है? गर्दन से। और नए खंड के निर्माण की प्रोसेस स्ट्रोबिलाइजेशन। तो ये जो खंड है इनको कहते हैं स्ट्रोबिला। आवासीय खंड होते हैं 800 से 1000 तक। स्ट्रोबिला भी 3 प्रकार के होते हैं, अपरिपक्व, परिपक्व और ग्रेविड। खंडों के लिए एक शब्द होता है प्रोग्लोटिड। प्रोग्लोटिड, अपरिपक्व प्रोग्लोटिड जिनमें जननांग अविकसित होते हैं, परिपक्व प्रोग्लोटिड जिसमें जननांग विकसित होते हैं, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का मतलब है ऐसा खंड जिसमें निषेचित अंडे पाए जाते हैं। खंड नहीं बोल सकते, आवासीय खंड, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आवासीय खंडीभवन, सूडो सेगमेंटेशन। तो 3 प्रकार के स्ट्रोबिला, अपरिपक्व, परिपक्व और ग्रेविड। ग्रेविड में निषेचित अंडे होते हैं। एक शब्द और याद रखना, एक तो है स्ट्रोबिलाइजेशन, नए खंडों का निर्माण, और एक है एपोलाइसिस। टीनिया सोलियम के ग्रेविड प्रोग्लोटिड जिनमें निषेचित अंडे पाए जाते हैं, वो एक एक करके शरीर के पिछले भाग से टूटते रहते हैं। और ये टीनिया सोलियम कहाँ होगा? ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की आंत के अंदर अंतःप्रजीवी होता है। तो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड टूटकर ह्यूमन की आंत में गिरते रहते हैं। इसी प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं। टीनिया सोलियम के ग्रेविड प्रोग्लोटिड जिनमें निषेचित अंडे पाए जाते हैं, वो एक एक करके शरीर के पिछले भाग से टूटकर मनुष्य की आंत में गिरते रहते हैं। इस प्रोसेस को एपोलाइसिस। टीनिया सोलियम में नए खंडों का निर्माण गर्दन से होता है और नए खंडों के निर्माण की प्रक्रिया स्ट्रोबिलाइजेशन। स्कोलेक्स में 22 की 2 पंक्तियां होती है हुक्स की, और सकर्स होते हैं 4। 3 भाग स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। आवासीय खंडीभवन। प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? सुअर। दोस्तों, टीनिया सोलियम, अगर इसकी हम लार्वल स्टेज की बात करें तो लार्वल स्टेज है ओन्कोस्पियर। और ये ओन्कोस्पियर लार्वा किसमें प्रवेश कर गया? सुअर में। ध्यान से देखिए। अब सुअर कौन सा पोषद है? सेकेंडरी होस्ट। एग्जाम में आपसे पूछा कि सेकेंडरी होस्ट के लिए संक्रामक अवस्था कौन है? ओन्कोस्पियर।
और सेकेंडरी होस्ट कौन है? सूअर। सूअर के अंदर ओन्कोस्पियर अवस्था या लार्वा अवस्था गई, इसका भ्रूण, इस ओन्कोस्पियर का भ्रूण हेक्साकेंथ कहलाता है, जिसमें 6 कांटे होते हैं। हेक्साकेंथ क्या है? ओन्कोस्पियर का भ्रूण। ओन्कोस्पियर एक लार्वा अवस्था है टीनिया सोलियम की, जो सूअर के लिए संक्रामक होती है, और हेक्साकेंथ में 6 कांटे होते हैं। ये आगे बदला किस में? ब्लेडरवर्थ में। और ब्लेडरवर्थ किस में? सिस्टी सर्कस में। ये सिस्टी सर्कस लार्वा सूअर की मसल्स में पहुंच जाता है, और अब इस सूअर के मांस को, सूअर का मांस कहलाता है पोर्क, इसको अगर कोई इंसान या मनुष्य खाता है तो उसके अंदर कौन पहुंच जाएगा? सिस्टी सर्कस लार्वा। तो देखो, इंसान के लिए संक्रामक कौन हुआ? सिस्टी सर्कस। और इंसान कौन सा होस्ट है? प्राथमिक। तो देखिए, प्राइमरी होस्ट प्राथमिक पोषक मानव है, उसके लिए संक्रमण अवस्था जो है वो है सिस्टी सर्कस, और सेकेंडरी होस्ट सूअर है, उसके लिए संक्रामक अवस्था है ओन्कोस्पियर। और ध्यान से इस बात को याद रखें, ओन्कोस्पियर का लार्वा हेक्साकेंथ 6 कांटे वाला, वो बदला ब्लेडरवर्थ में। ये क्रम भी याद रखना है, ओन्कोस्पियर, हेक्साकेंथ, ब्लेडरवर्थ, सिस्टी सर्कस। और सिस्टी सर्कस ह्यूमन को क्या करेगा? संक्रमित करेगा। एक बात और याद रख लें, ट्रिमेटोडा में हमने पढ़ा लीवर प्लूक, फैसियोला हिपैटिका। उसी ट्रिमेटोडा का एक सदस्य है जिसके बारे में आपको एक जानकारी याद रखनी है, सिस्टोसोमा नाम है इसका। ब्लड प्लूक कहते हैं क्योंकि ये रक्त का अंतःपरजीवी है, और ये एक लिंगी होता है क्योंकि इसमें नर अधिक विकसित होता है। ब्लड प्लूक के नाम से सिस्टोसोमा को जाना जाता है, जो ट्रिमेटोडा क्लास का सदस्य है। इकाइनोकोकस सबसे छोटा फीताकृमि, डाइफाइलोबोथ्रियम सबसे बड़ा फीताकृमि। इकाइनोकोकस कुत्ते के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में भी पाया जाता है, इसलिए इसको कुत्ता फीताकृमि भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और उसकी क्लास टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा से जुड़ी हुई जानकारियां। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझो और नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।